हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द लाइसियम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन आपके साथ आया हूं। जैसा कि कल मैंने जो डेमो वीडियो आपको दिया था और उसमें बात की थी आपसे, और उसमें हमने क्या किया था, द लाइसियम ने आपसे वादा किया था। द लाइसियम ने आपसे क्या वादा किया था कि बीपीएससी, द लाइसियम ने आपसे क्या वादा किया था कि जो 69th आपका बीपीएससी प्रीलिम्स है, 69 जो बीपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, उस प्रीलिम्स के इन 75 डेज में हम आपको फ्री क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे, फ्री क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि डेली शाम को 7:30 बजे से जो है आप द लाइसियम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को करिए। तो उसी वादे के अनुरूप मैं आपके साथ आ गया हूं आज शाम को 7:30 बजे। और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो द लाइसियम की टीम आपके साथ रोज प्रतिदिन डेली शाम को 7:30 बजे आएगी। अगर आप फ्री में यूट्यूब द लाइसियम के माध्यम से, अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप देखिए कि कैसे एग्जाम आते आते, हमारा सितंबर में एग्जाम है, आते आते हम अपने पूरे प्रीलिम्स की तैयारी को कवर करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन आपके साथ संविधान लेकर आया हूं, और संविधान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। और हमारी पूरी टीम ने बैठकर जो बात की है, तो हमने जो भी मटेरियल तैयार किया है, वो इसी पर्सपेक्टिव में किया है कि कैसे हम बीपीएससी के पर्सपेक्टिव में, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में आपको चीज़ें दें, ताकि वो आपको जाके एग्जामिनेशन हॉल में आपको सहायता पहुंचाएं, आपको मदद कर सकें। तो संविधान के वही एरियाज कवर किए जाएंगे जो कि आपकी पीटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी प्रकार हिस्ट्री के वह एरिया कवर किए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। करंट अफेयर्स हुआ, बिहार स्पेशल हुआ, ठीक है। तो हम वही एरियाज कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जहाँ से सवाल लगातार आपके एग्जाम में आता रहता है, जहाँ से क्या होता है, सवाल आपके एग्जाम में आता रहता है। तो बिना किसी देरी के हम बात कर रहे हैं किसकी, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी वाले बच्चे लिखते जाएंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो अब सवाल यह है कि मैंने जो पहला सेशन शुरू किया है संविधान पर, वो संविधान की विशेषताओं से क्यों किया है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि भारत की शासन प्रणाली से हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हैं। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सवाल आपसे पूछा गया है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पूछा गया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पूछा गया है। एक बार तो ये पूछा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली का बेसिक फीचर क्या है। तो एक तो है कि ये शासन प्रणाली जाकर पूरा अलग से पढ़ें, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय है नहीं कि हर एक शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इनको जाके अलग से पढ़ने का समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि समय जो है हमारे पास 75 डेज ही बचे हुए हैं। तो इसीलिए साइलेंट फीचर के बेसिस पर, क्योंकि संविधान का पहला चैप्टर यही होता है हमारा, तो साइलेंट फीचर के बेसिस पर हम सभी शासन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा सेकुलरिज्म हो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान के जो मूलभूत लक्षण हैं, उनको समझेंगे। और इस लेक्चर से, इस चैप्टर से आपका एक सवाल प्रीलिम्स में आता ही है। केवल ये जो चैप्टर है ये बीपीएससी के लिए नहीं बेटा, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का हो, या फिर आपका बीपीएससी का पीटी और मेंस, दोनों एग्जाम्स में ये से सवाल आता है। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिनकी एक लिस्ट नीचे दी गई है। तो सबसे पहला साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे पहला साइलेंट फीचर है कि लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहली विशेषता, सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान है, लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का। ये बात आपने पढ़ी होगी कि भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। लेकिन संविधान क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में क्या था बेटा, हमारे संविधान में क्या 22 भाग थे जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, और कितनी 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये देखिए, भाग में भी वृद्धि हुई है, अनुसूचियों में वृद्धि हुई है, और क्या अनुच्छेदों में वृद्धि हुई है, और अनुसूचियों में भी वृद्धि हुई है। अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। तो 22 भागों में 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं और 8 अनुसूचियां लिखी गई हैं।
22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कब थी? ये तब थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि 8 अनुसूची से 12 अनुसूची जो हुई है, तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 9th शेड्यूल जोड़ा गया है, 10th शेड्यूल जोड़ा गया है, 11th शेड्यूल जोड़ा गया है एंड 12th शेड्यूल जोड़ा गया है। तो 9th शेड्यूल जो जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी गई थी। जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 52nd 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी 1992 में। जो 12वीं अनुसूची थी आपकी वो जोड़ी गई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1992 में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। तो इसी आधार पर 25 भाग, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के आधार पर हम ये मानते हैं कि भारत का संविधान एक विशाल संविधान है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब सवाल ये आता है कि वो कौन से फैक्टर थे जिनके वजह से हमें इतना भारी भरकम संविधान अपनाना पड़ा? क्या द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटेटिक साइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर थे जिनके वजह से हमें इतना भारी संविधान बनाना पड़ा, इतना बड़ा संविधान बनाना पड़ा। तो पहला कारण उसमें क्या रहा है? जियोग्राफिकल फैक्टर रहा है, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में डाइवर्सिटी है। किसकी भौगोलिक डाइवर्सिटी तो है? देखो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है, गुजरात से लेकर असम तक जो है, और अरुणाचल प्रदेश तक कितना बड़ा एरिया हमारा है। तो उस एरिया को हमें कवर करना था, भौगोलिक डाइवर्सिटी को कवर करना था, और उसके अलावा हमें क्या करना था? हमें कल्चरल डाइवर्सिटी को भी अपने संविधान में रखना था। इसलिए हमने एक भारी भरकम संविधान बनाया। ठीक है, तो डाइवर्सिटी दोनों प्रकार की, चाहे वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी हो, भौगोलिक विविधता हो या फिर सांस्कृतिक विविधता हो, दोनों विविधताओं को हमने संविधान में शामिल किया। इसलिए हमें एक भारी भरकम संविधान अपनाना पड़ा। पहला कारण था संविधान, एक भारी बड़ा संविधान और एक लंबा रिटन संविधान बनाने का पहला कारण क्या था? भौगोलिक कारण थे। दूसरा कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उससे लगभग हमने 250 उसके जो एक्ट थे वो सीधे अपने संविधान में रख लिए। क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये भी अपने आप में बड़ा था, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है। और अगला कारण क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। किसके लिए? फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक ही संविधान है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्यों के संविधान अलग है और केंद्र सरकार के संविधान अलग है। इसलिए भारत में संविधान बड़ा हो रहा है क्योंकि दोनों के लिए एक ही है। और कह रहे हैं कि डोमिनेंस था, जो लीगल जो वकील लोग थे उनका डोमिनेंस था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है। तो अभी तक आपको केवल इतना पता होगा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। अब मान लो आपसे एग्जाम में वो सवाल ये पूछ लेता है कि वो क्या कारण रहे जिसके वजह से हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान या सबसे लंबा लिखित संविधान बनाया गया। तो हम सबसे पहला कारण क्या बताएंगे? एक तो बताएंगे कि डाइवर्सिटी को, जो कि डाइवर्सिटी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी रही और कल्चरल डाइवर्सिटी रही। फिर बताएंगे दूसरा कारण कि हिस्टोरिकल फैक्टर भी है, क्योंकि 1935 के कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। और तीसरा कारण क्या है कि सेंटर हमारी केंद्र सरकार के लिए और हमारे राज्यों के लिए जो है हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब हमारी संविधान सभा में, ध्यान देना, हमारी संविधान सभा में वकील बहुत थे, इसलिए चूंकि वहां पर लीगल इश्यूज को बहुत अच्छे तरह से डील किया गया, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया है। और क्यों बड़ा हो गया है? कह रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही कवर नहीं करता है, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल भी कवर करता है। मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ साथ ये भी बताता है कि प्रशासन कैसे चलाना है, और इसमें जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल दोनों ही चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स भी रखे गए हैं और डीपीएसपी भी रखी गई हैं। तो ये देखिए, जो स्लाइड बनाई गई है वो इसी हिसाब से बनाई गई है कि केवल आपको अगर इतना पता है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अगर इसी बात से एग्जामिनर को सवाल बनाना है तो एग्जामिनर सवाल ये नहीं बनाएगा कि हमारा संविधान सबसे अधिक लंबा है और लिखित संविधान है। वो सवाल ये बनाएगा कि आखिर भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर द्वारा भारत का जो सबसे दुनिया का सबसे लिखित और लंबा संविधान माना गया है,
वो क्यों माना गया है, उसके क्या कारण रहे हैं। तो कारण पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? फैक्टर्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, कारणों पर हमें अधिक ध्यान देना है इस स्लाइड में। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल बना देंगे, वहां पर आपको इस सब की पीडीएफ मिल जाएगी। तो फैक्टर्स क्या है बच्चों, फिर से सुन लो। हमने पहला क्या अपना फीचर पढ़ा कि हमारा संविधान सब सर्वाधिक लंबा संविधान है, सर्वाधिक सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है, पहली विशेषता। क्यों है? क्योंकि इसका एक तो डाइवर्सिटी फैक्टर है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। दूसरा फैक्टर क्या है? ऐतिहासिक कारक है कि 1935 के अधिनियम से हमने लिया है। सेंटर और स्टेट्स के लिए एक ही संविधान है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो वकील अधिक थे, इसलिए लीगल एस्पेक्ट्स को लिखा गया है। फंडा हमारी सरकार चलाने के फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को लिखा गया है, और जस्टिसिएबल के साथ साथ नॉन जस्टिसिएबल फैक्टर्स को भी शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, और क्यों है उसके फैक्टर्स भी हमने समझ लिए। अब समझते हैं दूसरा, हमारी दूसरी विशेषता क्या है हमारे संविधान की। हमारे संविधान की दूसरी विशेषता क्या है कि हमने ड्रॉ किए हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। भारत का संविधान जो है दुनिया के विभिन्न संविधानों से इसमें प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो विभिन्न देशों से प्रावधानों को क्या करता है, अपने में लेता है। इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लगभग हमने कितने प्रोविजन लिए हैं? लगभग अबाउट 250 प्रोविजंस लिए हैं ऑफ द 1935 एक्ट, जो कि इंक्लूडेड किए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, हमारे संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए हैं, लेकिन भारत के संविधान पर ध्यान देना इस बात पर, लेकिन भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो किसका रहा? सर्वाधिक प्रभाव जो रहा वो रहा भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा, क्योंकि इससे लगभग हमने 250 250 प्रोविजंस जो है सीधे सीधे अपने संविधान में रख लिए हैं, सीधे सीधे अपने संविधान में रख लिए हैं। समझे बात? तो एक ये बात हुई। दूसरा है कि स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, जो है कि ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, हमारी जो संरचना है संविधान की वो भी कहाँ से हमने ली है? वो भी हमने 1935 से ली है। फिलोसफिकल पार्ट जो है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कहाँ से लिए हैं? एक तो हमने अमेरिका से लिया है, दूसरा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पॉलिटिकल पार्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ये फिलोसफिकल पार्ट से हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। मूल अधिकार कहाँ से लिए बेटा? हमने मूल अधिकार लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? और पॉलिटिकल पार्ट हमारा देख लो, पॉलिटिकल पार्ट क्या है हमारा? राजनीतिक स्थिति क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पर बेस्ड है? कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं। तो ये हमने कहाँ से ली है? ये ब्रिटिश से ली है। और देखो, जो हमारे संविधान के वेरियस सोर्सेज हैं उन पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, एक लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी विशेषता हुई। अब हम तीसरी विशेषता पर देखते हैं कि भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्या है। भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है कि ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब लचीलेपन और लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है भारत का संविधान। हिंदी वाले बच्चे देखो, भारतीय संविधान क्या है? मिश्रण है लचीलेपन और कठोरता का। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड और फ्लेक्सिबल। कह रहे हैं कि दुनिया के जो संविधान होते हैं उन्हें या तो रिजिड बोला जाता है, या उन्हें या तो कठोर बोला जाता है, या फिर फ्लेक्सिबल या फिर लचीला बोला जाता है। अब कह रहे हैं कि देखो, रिजिड का क्या मतलब होता है ये समझ लो कि अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट एज फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिनमें बदलाव करने के लिए, जिनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया, ध्यान देना कैसी प्रक्रिया?
एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिका का संविधान जो है कठोर संविधान है। अब कह रहे हैं कि एक लचीले संविधान की क्या विशेषता होती है? आ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज आर मेड, एज फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं कि जो लचीला संविधान होता है उसको उसी प्रकार बदला जा सकता है जैसे कि कोई हम साधारण कानून बनाते हैं। और ये उदाहरण किसका ले रहे हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कठोर संविधान किस देश का है, तो आप कहेंगे अमेरिका का है। लचीला संविधान किस देश का है? चूंकि ब्रिटेन का है, चूंकि तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन अलिखित संविधान है, तो लचीला संविधान है ब्रिटेन का। बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन भारत का संविधान जो है वो कठोरता और लचीलेपन का एक बहुत बेहतरीन मिश्रण इसमें किया गया है। क्योंकि हमारे संविधान में क्या किया गया है? A constitution may be called rigid or flexible on the basis of the amending procedure। क्योंकि हम अपने संशोधन, ध्यान देना, हम अपने संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। क्योंकि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स रैंकिंग फ्रॉम द सिंपल टू मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द अमेंडमेंट। हमारे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक तो है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, एक क्या है? स्पेशल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। मतलब साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधान सभाओं का अनुसमर्थन, ठीक है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में। 368 जो है 368 है, केवल 2 प्रक्रियाओं को बताता है। कौन सा? स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा समर्थन। इसमें साधारण बहुमत जो है अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो 3 टाइप्स यहाँ कह रहे हैं ना, ये देखो, समझो इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को समझो। ये 3 टाइप्स जो है हम बात कर रहे हैं, इसमें सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत की बात जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं की गई है। आर्टिकल 368 में इसका मेंशन नहीं है। आर्टिकल 368 में केवल 2 ही संशोधन प्रक्रियाओं का मेंशन है, स्पेशल मेजोरिटी का और स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो हम विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन करते हैं और साधारण बहुमत द्वारा करते हैं। साधारण बहुमत द्वारा हमारा संविधान कैसा बनता है? लचीला बनता है। कैसा बनता है? लचीला बनता है। और इन 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारा संविधान कैसा बनता है? हमारा संविधान बनता है कठोर, ठीक है। तो भारत के संविधान में साधारण प्रक्रिया भी अपनाई गई है संविधान संशोधन की, और भारत के संविधान में संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया भी अपनाई गई है। इसी आधार पर हम क्या कहते हैं? इसी आधार पर हम कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान जो है क्या है? कि ब्लेंड है ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। समझे बच्चों? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान की क्या विशेषताएं हैं। और इसी क्रम में हमने आर्टिकल 368 को भी समझ लिया। देखो, अब एक नई बात आई है। अगली विशेषता क्या है भारत के संविधान की? भारत के संविधान की अगली विशेषता जो है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस, ठीक है। बायस है कि संघीय व्यवस्था है। क्या है? संघीय व्यवस्था, लेकिन एकात्मक शासन की ओर झुकी हुई है। एकात्मक शासन की ओर झुकी हुई है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम तो है, किसके साथ है? पर यूनिटरी बायसनेस के साथ है। एकात्मक शासन प्रणाली भी भारत में पाई जाती है। तो भारत का फेडरल सिस्टम कैसे है, भारत का यूनिटरी बाय सिस्टम कैसे, इन सबको समझ लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। देखो, पहली लाइन क्या कह रही है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत का संविधान क्या करता है? संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। भारत का संविधान क्या करता है? संघीय शासन प्रणाली की स्थापना, संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन। कह रहे हैं कि भारत का संविधान
संघीय शासन प्रणाली की जो सभी विशेषताएं हैं उनको अपने आप में शामिल करता है। अब संघीय शासन प्रणाली क्या विशेषताएं होती हैं? सच एज टू गवर्नमेंट्स, क्या होता है? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है? टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है। फिर क्या होना चाहिए? डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन किसके बीच होना चाहिए? ये जो दो सरकार हैं इनके बीच होना चाहिए। कौन करेगा विभाजन? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, लिखित संविधान करता है। फिर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए संघीय शासन में। और क्या होना चाहिए? रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब कठोर संविधान होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और बाई कैमरलिज्म होना चाहिए, मतलब द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए। तो ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं कौन किसकी हैं? ये जो विशेषताएं ये संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? फिर से समझ लो, ये सवाल एग्जाम में आएगा। यूपीएससी में तो 100% आता है, बीपीएससी में आ चुका है और आने का चांस है। संघीय शासन प्रणाली कैसी विशेषता है? जहां दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। क्या होता है? जहां पर टू गवर्नमेंट होती हैं, टू और मोर देन टू गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। फिर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। किसके बीच? दो या दो से अधिक सरकारों के जो स्तर है उनके बीच होता है। फिर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तीसरी विशेषता है। तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्योंकि लिखित संविधान ही क्या करता है? शक्तियों का विभाजन करता है सरकारों के बीच, जो दो या दो से अधिक सरकारें हैं। फिर यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ कोई एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे है, नहीं। फेडरलिज्म में क्या पाया जाता है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। और एक विशेषता और है रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान को ऑर्डिनरी लॉ की तरह नहीं बदला जा सकता है, संविधान को बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी विशेषता है संघीय शासन प्रणाली की। क्यों है? क्योंकि अगर कभी दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं हमारी, दो या दो से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं, अगर इनके बीच कभी कोई कन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट आता है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या करती है? उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन करती है। और द्विसदनीय विधानमंडल भी संघीय शासन की विशेषता है। वो क्यों है? क्योंकि एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है? राज्यसभा। लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ राज्यों को मिल जाता है। अमेरिका में इसको सीनेट कहते हैं और भारत में इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपने यहाँ लोकसभा कहते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? टू एंड मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म। तो ये विशेषताएं हैं और ये सभी विशेषताएं भारत के संविधान में पाई जाती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स वी कैन से दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कहते हैं कि भारत का संविधान क्या है? एक संघीय शासन प्रणाली है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हाउ एवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। कह रहे हैं कि इन सब बातों के होते हुए भी भारत के संविधान में कुछ एकात्मक शासन के तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एकात्मक शासन के तत्व पाए जाते हैं और गैर संघीय शासन प्रणाली के तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर है। क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है। और क्या हो रहा है? ऑल इंडिया सर्विसेज पाई जाती हैं इसमें, ऑल इंडिया सर्विसेज पाई जा रही हैं। एक मिनट बच्चों, ऑल इंडिया सर्विसेज पाई जा रही है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये ऐसी विशेषताएं हैं, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत को क्या बना रही हैं? ये ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत को एकात्मक शासन प्रणाली बना रही हैं। क्या बना रही हैं? भारत को एकात्मक शासन प्रणाली बना रही है, भारत को एकात्मक शासन। तो देखो, कुछ विशेषताएं हैं जो कि संघीय शासन प्रणाली की हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो कि एकात्मक शासन प्रणाली की हैं। संघीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं कि टू गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और कुछ विशेषताएं हैं जो कि एकात्मक शासन प्रणाली की हैं। एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है।
अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफओएस है, इनकी नियुक्ति करी जाती है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकल न्यायपालिका पाई जाती है, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं। देखो ऊपर वाला ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था अपना, ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? एकात्मक। मतलब भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली के तत्व भी पाए जाते हैं और एकात्मक शासन प्रणाली के तत्व भी पाए जाते हैं। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत की शासन प्रणाली क्या है? भारत की शासन प्रणाली फेडरल होते हुए भी क्या है? फेडरल होते हुए भी यूनिटरी शासन प्रणाली है। इसीलिए हमने अपने संविधान को क्या है? फेडरेशन तो कहा है लेकिन यूनिटरी के साथ कहा है। और आर्टिकल 1 क्या कह रहा है कि जो इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट होगा, इसमें दो चीजें हैं क्या, कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, राइट, और नो स्टेट हैज द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब कि भारत का संघ जो है राज्यों का परिणाम नहीं है और भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो उसे संघ बनाते हैं, और भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो उसे एकात्मक शासन प्रणाली बनाते हैं। तो इन्हीं आधारों पर देखो ऊपर वाले पॉइंट के जो प्रावधान है, इस वाले पॉइंट के ये संघ बनाने वाले प्रावधान है, और ये वाले जो प्रावधान है वो क्या बनाने वाले? एकात्मक। इसी बेसिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन वेरियसली described as federal into form but unitary in spirit, but unitary in spirit। क्वासी फेडरल कहा है किसने? क्वासी फेडरल कहा है केसी वियर ने। क्वासी फेडरल किसने कहा? केसी वियर ने। इसी बेसिस के आधार पर केसी वियर ने कह दिया कि भारत का संविधान क्या है? क्वासी फेडरल है, मतलब कि अर्ध संघ है, पूरा संघ नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ तत्व संघीय व्यवस्था के पाए जाते हैं और कुछ तत्व एकात्म व्यवस्था के पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपसे बच्चों पूछी जा सकती हैं कि संघीय व्यवस्था के तत्व कौन से हैं, एकात्म व्यवस्था के तत्व कौन से हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान को क्वासी फेडरल अर्ध संघ किसने कहा? तो आप कहोगे किसने कहा? केसी वियर ने। और भारत के संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? भारत के संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। याद रखना बात है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा सहकारी संघवाद। क्या कहा? सहकारी संघवाद कहा। और केसी वियर ने उसको क्या कहा? अर्ध संघ कहा। क्लियर? अर्ध संघ कहा। चलो, तो मुझे लग रहा है ये बात समझ आ गई होगी कि भारत के संविधान को एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ यूनिटरी की तरफ झुका हुआ संविधान क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत के संविधान में कुछ संघीय व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं और कुछ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। इसी बेसिस पर केसी वियर ने कहा, क्या कहा? इसी बेसिस पर केसी वियर ने कहा कि भारत एक अर्धसंघ है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। देखो ये आ गया बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ से सवाल 100% आने हैं आपके। यहाँ से सवाल आने हैं संघीय शासन प्रणाली से, संसदीय शासन प्रणाली से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में इसको बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, यहां से सवाल आपके आने हैं। तो संघीय शासन प्रणाली हमने समझ लिया। अब देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली कि द कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय शासन प्रणाली समझो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज ऑप्ट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रेदर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो तरीके होते हैं, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, और एक पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय शासन प्रणाली होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पाया जाता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है अमेरिका में। ये बातें भी बेटा आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो माता है, जननी है, जनक देश है, वो कौन सा है? वो ब्रिटेन है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा है? अमेरिका है। तो हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया बेटा, हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, ये कहाँ से लिया है? हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो अब है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखो द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सुनो ध्यान से, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव and the executive organs
while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs। कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है वो लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। ये क्या है बेटा, कार्यपालिका है, और ये क्या है, ये है विधायिका। ये सब सवाल आपका आ चुका है बीपीएससी पीटी में, ठीक है। ये है आपका विधायिका और ये है कार्यपालिका। कह रहे हैं कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है वो विधायिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों पर आधारित होती है। विधायिका और कार्यपालिका के अंतर संबंधों के आधार पर आधारित होती है। कैसे होती है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में जो एग्जीक्यूटिव होती है वो एग्जीक्यूटिव कहाँ से ली जाती है, एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स फ्रॉम द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है। कार्यपालिका का मतलब है हमारी सरकार। हमारी सरकार कहाँ से ली जाती है, हमारी सरकार विधायिका से ली जाती है। अभी इसीलिए हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम। तो हमारी जो कार्यपालिका ली जा रही है यहाँ से, वो कार्यपालिका जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का स्पेशली मतलब क्या है बेटा, यहाँ लोक सभा। याद रखने वाली चीजें हैं सब। आपसे सवाल पूछेगा कि भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, तो आप करोगे क्या आंसर करोगे, लोकसभा करोगे। लोकसभा नहीं है तो क्या आंसर करोगे, पार्लियामेंट आंसर करोगे, समझे। तो यही है कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच अंतर संबंध होता है, ठीक है, रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। वो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कार्यपालिका ली जाती है कहाँ से, विधायिका से ली जाती है। तो इसी को बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। समझ लो, शासन प्रणाली के दो तरीके हैं, संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली मतलब कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले जो पाई गई वो कहाँ पाई गई, वो ब्रिटेन में पाई गई, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है अमेरिका में पाई गई। भारत में संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ से अपनाया गया, ब्रिटेन से अपनाया गया। और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या होती है कि कोऑपरेशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच। क्या कोऑपरेशन होता है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है कि एग्जीक्यूटिव ड्राइव्स की जाती है कहाँ से, लेजिस्लेचर से की जाती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है चूंकि ड्राइव की जा रही है, ली जा रही है फ्रॉम द लेजिस्लेचर, इसलिए 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 कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसलिए कहते हैं कि मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर। तो ये पार्लियामेंट, देखो ये हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहुत डीपली समझा कि उसमें क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं और कैसे उसमें एकात्मकता का आरोप लगाया जाता है। ये हमने संसदीय शासन प्रणाली को समझा, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व को समझा, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, छठवां जो पॉइंट है, वो हमारा छठवां पॉइंट क्या है, हमारा छठवां पॉइंट बेटा ये है, देखो ये है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो कि कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। भारत का पॉलिटिकल सिस्टम सिंथेसिस है, मतलब कि मिला जुला रूप है, किसका, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, मतलब संसदीय संसदीय संप्रभुता का, संसदीय संप्रभुता, और जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है। देख लो, मतलब भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों पाई जाती है। तो अब सवाल है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी किस देश का फीचर है, जुडिशियल सुप्रीमेसी किस देश का फीचर है, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो यही तो सीखना है, यही तो सवाल आते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court। कह रहे हैं कि संसदीय सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, संसदीय संप्रभुता जो विशेषता है वो कहाँ की है, ब्रिटिश संसद की है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी न्यायिक सर्वोच्चता जो विशेषता है वो किसकी है, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की है। मतलब कि भारत के संविधान में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहाँ से ले ली, ब्रिटेन से ले ली,
जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ से ले ली? अमेरिका से ले ली। जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंडिया इज नॉर्वर देन दैट ऑफ द व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। कह रहे हैं कि भारत में जो हमने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अपनाई है वो ब्रिटेन की तरह नहीं अपनाई है, बल्कि भारत की पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट के कानून को आपने सुना होगा, भारत में पार्लियामेंट के कानून का क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और अगर जुडिशरी ये पाती है कि भारत के संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अगेंस्ट है, उसके जैसा नहीं है, तो उसको वो खारिज कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना। अमेरिका की न्यायपालिका द्वारा वहाँ की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो यही विशेषता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पाई जाती है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं पाई जाती, क्योंकि भारत का पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों की कौन समीक्षा कर सकता है, कौन रिव्यू कर सकता है? वो रिव्यू किया जा सकता है किसके द्वारा? वो रिव्यू किया जा सकता है भारत की जुडिशरी द्वारा। समझे? तो यही विशेषता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कानूनों का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। और देखो, ये हमारी एक प्रॉब्लम और है कि भारत में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो अमेरिका के कोर्ट की तरह भारत की कोर्ट को नहीं है। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भारत में नहीं है, अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी भी भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उससे कम अपना है हमने, और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की सॉवरेनिटी को हमने अपने में नहीं अपनाया है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? अब समझो कि कैसे अमेरिकन अमेरिकन जुडिशियल सुप्रीमेसी भारत में नहीं है। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। आपने आर्टिकल 21 में दो वर्ड पढ़े होंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमारे संविधान में जो टर्म आया है वो क्या आया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ आया है, लेकिन अमेरिकन संविधान में आया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की उचित प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ड्यू प्रोसेस, विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट जो है नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस दे सकता है, और किसका जुडिशियल कर सकता है? पार्लियामेंट द्वारा बनाए कानूनों का जुडिशियल कर सकता है। ठीक है, तो देखो नीचे की बातें नहीं पढ़नी है, अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और भारत में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी नहीं है, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी नहीं है। इन दोनों के तथ्य हमने थोड़े थोड़े मात्रा में ले लिए हैं। हमारी भारत की संसद है, लेकिन संसद के कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी किस देश की शासन प्रणाली की विशेषता है? ब्रिटेन की शासन प्रणाली की विशेषता है। और जुडिशियल सुप्रीमेसी किस देश की शासन प्रणाली की विशेषता है? अमेरिका की शासन प्रणाली की विशेषता है। तो अब सवाल यह है कि भारत में किसकी सॉवरेनिटी पाई जाती है? भारत में किसकी सॉवरेनिटी पाई जाती है? भारत में किसकी संप्रभुता पाई जाती है? तो भारत में संप्रभुता जो है वो लोगों में निहित है। किसमें निहित है? लोगों में निहित है, क्योंकि हमारी प्रियम्बल क्या कहती है कि हम भारत के लोग। तो भारत की सॉवरेनिटी जो है भारत के लोगों में है, इस बात को याद रखना। अब सवाल आ जाओ, अगला हमारी संविधान की विशेषता क्या है? हमारे संविधान की अगली विशेषता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? विधि का शासन। ठीक है, ये मोर इंपोर्टेंट है। विधि का शासन क्या मतलब है? इसका मतलब सॉवरेन ऑफ डेमोक्रेसी है। देखो, विधि के शासन में जो बातें लिखी हैं वो तो लिखी हैं, अगर सीधा सीधा हम छोटे से वर्ड में विधि का शासन समझें तो विधि के शासन का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। बस बात खत्म। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। अब सवाल यह है कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रूल ऑफ लॉ ये किसने दिया? ये ऑस्टिन ने दिया है, सॉरी एवी डाइसी ने दिया है। किसने दिया है? डाइसी ने। और इन्होंने कहा है, एवी डाइसी है, ब्रिटिश राइटर है, जरिस्ट है। रूल ऑफ लॉ की इन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी। क्या क्या बताई थी? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होने चाहिए, इक्वलिटी ऑफ लॉ होने चाहिए और पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। अब एक इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगली विशेषता क्या है? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये मतलब
एकीकृत और स्वतंत्र न्याय पालिका, ये विशेषता है, एकीकृत। ठीक है। इंडिया एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब देखो भारत में क्या है, देखो ऐसे इसको ऐसे समझ लो, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का हाई कोर्ट है और भारत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारतीय संविधान की विशेषता है। इसको इतना ही याद करना है, इस पर ज़्यादा नहीं हमें बात करना है। अब है इंडियन सेकुलरिज्म, इस पर थोड़ा सा हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इंडियन सेकुलरिज्म पर, भारतीय पंथ निरपेक्षता पर। ठीक है, ये सवाल आपसे एग्जाम में आ सकता है, पंथ निरपेक्षता। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट, भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हेंस इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट, मतलब भारतीय राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है। राइट, अपना कोई पंथ नहीं है। ठीक। चलो, इंडियन सेकुलरिज्म के अदर क्या फीचर्स हैं कि ये क्या करता है, सभी रिलीजन का रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। ठीक है। तो अगर इतना ही अगर हम याद रख लें कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, कि भारत ये राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और वेस्टर्न से कैसे अलग है, क्योंकि वेस्टर्न में जो है वो एब्सोल्यूट सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, मतलब कि ये नेगेटिव कंसेप्ट है ब्रिटिश सेकुलरिज्म, लेकिन भारत का जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अभी नेगेटिव क्या है, यहाँ कंप्लीट सेपरेशन है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, राज्य और धर्म के बीच कोई भी संबंध नहीं होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत जो है सभी धर्मों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। अब देखो भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप पाई जाती है, एक विशेषता ये भी है भारत की, सिंगल सिटीजनशिप भारत में पाई जाती है, सिंगल, एकीकृत या कहें एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता क्या है, देखो अमेरिका में जो है कि कैसी डबल सिटीजनशिप पाई जाती है, एक तो आप अमेरिका के नागरिक हैं, फिर अमेरिका की जो प्रोविंस हैं वहाँ के नागरिक हैं, ये बात याद रखना। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप केवल भारत के नागरिक हैं, भारत के किसी राज्य की नागरिकता आपको नहीं मिलती है, भारत की नागरिकता केवल आपको मिलती है। अब है अगला क्या है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, ये क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब जो भी भारत में व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक का है, उसको बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना क्या होगा, मतदान का अधिकार होगा, मतदान का अधिकार होगा। ठीक है। ये तो देखो यहाँ जो मेन फीचर्स है ना हमारे संविधान के, उन पर थोड़ी सी बात कर लो। एक तो जो हमने कहा कि हमारा संविधान जो है कि दुनिया का सबसे अधिक लंबा लिखित संविधान है, ये तो बात पता होगी, लेकिन क्यों है हमने ये बात करी। फिर हमने जो बैरियर सोर्स की बात करी, इसमें याद रखने वाला फैक्ट ये है आपका कि 1935 के संविधान से हमने लगभग 250 प्रोविजन लिए हैं। फिर रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर है कि फेडरल सिस्टम यूनिटरी के साथ है, तो ये स्लाइड बहुत अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने फेडरल सिस्टम भी बता दिया है और यूनिटरी सिस्टम भी बता दिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये तो आपको समझना ही है, इसको ठीक से देखना है स्लाइड को। इसके बाद जो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ये भी आपके लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी किस देश में पाई जाती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ पाई जाती है। भारत में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी नहीं है तो किसकी सॉवरेनिटी है, इसका मतलब है भारत में लोगों की संप्रभुता पाई जाती है। बाकी रूल ऑफ लॉ जो है एबी डाइसी ने दिया है, इसको याद रखना है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, इतना रखना है कि सुप्रीम कोर्ट होता है और हाई कोर्ट ऐसे होते हैं। ठीक है। और बाद में इंडियन सेकुलरिज्म पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, पंथ नहीं है, लेकिन हमारा सेकुलरिज्म जो है पश्चिमी वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है, क्योंकि भारत का सेकुलरिज्म पॉजिटिव है, लेकिन ब्रिटिश सेकुलरिज्म जो है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है वो नेगेटिव है। सिंगल सिटीजनशिप बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में यही याद रखना है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसको क्या मिलता है, उसको मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने बात की है क्या, आज हमने बात की थी कि भारत के संविधान के बेसिक फीचर क्या क्या हैं, बेसिक फीचर्स क्या क्या है।
तो ऐसे ही वीडियो आएगा, उसमें हम भारतीय संविधान के प्रमुख प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे और जो पार्ट्स हमारे बीपीएससी के लिए 69 बीपीएससी के लिए जरूरी होंगे उन पर बात करेंगे। तो द लाइसियम देखो आपके 69 बीपीएससी के लिए फ्री क्रैश कोर्स ला रहा है यूट्यूब पर। ये क्लास आपको 7:30 से ऑनवर्ड मिलेगी, ठीक है। 7:30 से आप इसको देख सकते हैं, लाइव क्लास भी आएंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी। तो आप इस पर ठीक 7:30 बजे का अलार्म लगाइए, आप द लाइसियम के साथ जुड़िए और डॉक्टर फैयाज सर और फिरोज आलम सर के निर्देशन में अपनी बीपीएससी की तैयारी को सुनिश्चित करिए और 69 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। और अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो द लाइसियम आपके लिए फ्री बीपीएससी 69 मेंस कोर्स भी लाएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।